Good morning, students, and welcome in my YouTube channel Amit Gupta Pharmacology. Today we are discussing another topic of your pharmacology, especially the BSc Nursing second year, vaccine and sera. So vaccine and sera is the next topic of your unit number 7th. तो बेसिकली वैक्सीन और सीरा के बारे में आप लोग कुछ जानते भी होंगे कि वैक्सीन बेसिकली आपने सुना होगा इम्यूनिटी से कुछ रिलेटेड है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से क्या होती है, इम्यूनिटी को गेन किया जाता है डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट में। इसी तरह सीरा भी होता है। सीरा भी एक तरह से क्या है कि वो भी इम्यूनिटी के लिए काम करता है, लेकिन बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि वैक्सीन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और सीरा जो है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। पैसिव का मतलब है कि इन सीरा के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी होती हैं। तो ये सभी हमें डिस्कस करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे वैक्सीन और सीरा के लिए। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वैक्सीन एंड सीरा वी आर आल्सो डिस्कस द अबाउट द इम्यूनिटी। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स ए स्टेट ऑफ रिलेटिव रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शंस एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर प्रोडक्ट आर कलेक्टिवली नोन एज एंटीजन्स। यानी इम्यूनिटी एक बॉडी की वो स्टेट है जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो बाहर के एंटीजेंस जो आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में रजिस्टेंट डेवलप हो जाता है और जिससे कि वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो वो स्टेट है वो स्टेट बॉडी की जो बाहर के पैथोजेंस हैं, बाहर के एंटीजेंस हैं, उनके अगेंस्ट में रजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, जिससे कि उनसे इन्फेक्शन बॉडी को नहीं हो पाएंगे। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है। द ऑर्गेनिज्म द इंक्लूड द बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर प्रोडक्ट जो होते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो सभी हम एंटीजेंस हैं। वो एंटीजेंस क्या होती हैं, एक तरह से वो जो बैक्टीरिया है, वायरस है और उसके जो प्रोडक्ट है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं, वो सब एंटीजन है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होकर घुसकर एक डिसीज़ जैसी कंडीशन, एक पैथोलॉजिकल जैसी कंडीशन इंड्यूस करते हैं। ठीक है। तो ये तो बात होगी इम्यूनिटी की और एंटीजेंस की। द सेल डेट रिकोगनाइज एंड रिएक्ट द एंटीजेंस आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। अगर हम बात करें तो बॉडी में जो इम्यूनिटी का मेन काम होता है वो हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी में स्पेशली जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो स्पेशली हमारी बॉडी में ऐसे इम्यूनिटी यानी ऐसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने काम करती है अगेंस्ट द एंटीजेंस। तो यानी कि सेल डेट रिकोगनाइज एंड रिएक्ट टू एंटीजेंस कार लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वो सेल है जो इम्यूनिटी को रिकॉग्नाइज करती है और एंटीजन के अगेंस्ट में रिएक्ट करती है। दे आर द डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी इन द ब्लड, लिम्फॉइड टिश्यू। और बेसिकली ये आपकी ब्लड में है, लिम्फ में है, लिम्फॉइड टिश्यू में है, लिम्फॉइड टिश्यू जैसे स्किन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स एंड एडिनोल्स, ये सभी से प्रेजेंट होती हैं। और लिम्फोसाइट सेल्स आपने देखा होगा दो टाइप की होती हैं, आपने पढ़ा होगा ब्लड के अंदर, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो ऑल द लिम्फोसाइट ओरिजिन इन द बोन मैरो के अंदर बनती है जितनी भी लिम्फोसाइट क्या, जितनी भी आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, सभी कहाँ बन रही हैं, आपके बोन मैरो में बनती है। तो लिम्फोसाइट भी एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है और ये भी कहाँ बनेगी, बोन मैरो बनेगी। ये दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस ऑफ होस्ट आर टू टाइप्स होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस एक हार्मोनल इम्यूनिटी होगी, दूसरी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। हार्मोनल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है, इसको हम देखते हैं। हार्मोनल इम्यूनिटी क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बी लिम्फोसाइट विच मैच्योर इन द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स आफ्टर दे लीव फ्रॉम द बोन मैरो। यानी जो हार्मोनल इम्यूनिटी डेवलप करने का काम किसका होगा, बी लिम्फोसाइट्स का होगा। और ये बी लिम्फोसाइट्स जो डेवलप करती है, जो मैच्योर होती है आपकी स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में, तो बोन मैरो पहले डेवलप होगी और बोन मैरो डेवलप होने के बाद कहाँ पहुँचती है, मैच्योरेशन के लिए पहुँची कहाँ पर, आपकी स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में पहुँचती है। वहाँ ये मैच्योर हो पाती है और मैच्योर होकर इसके अंदर वो प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाए। कौन सी, बी लिम्फोसाइट्स। When the antigens gain access to the tissue, the B lymphocyte become activated and divide many times and produce a large number of plasma cells. जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन पहुंचता है, किसी टिश्यू से रिएक्ट होता है, तो बी लिम्फोसाइट को जब उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी और बी लिम्फोसाइट क्या होगी, एक्टिवेटेड हो जाएगी। और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होने की वजह से क्या है, वो डिवाइड होती है कई बार, और डिवाइड हो उसके अंदर डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करती है। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो रिलीज करती है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स के लिए, जिसे हम हीमोग्लोबिन्स कहते हैं या फिर एंटीबॉडी नाम से जानते हैं। यानी द प्लाज्मा सेल रिलीज ए प्रोटीन कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन एंड विच आर आल्सो नोन एज एंटीबॉडीज। और यही एंटीबॉडीज क्या करती है, हमारी जो बॉडी में बाहर से एंटीजन आए हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है। एंटीबॉडी सर्कुलेट इन द ब्लड एंड रिएक्ट द एंटीजन टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट एंड डिस्ट्रॉय देम। यानी कि ये एंटीबॉडी पूरी बॉडी ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है और जो एंटीजन्स हैं यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिन्स हैं, उनसे जाकर रिएक्ट होगी, उसको न्यूट्रलाइज करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। वंस द एंटीजन हैव रिमूव्ड, एक बार जब फिर ये एंटीजन्स रिमूव हो जाता है तो
मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा सेल डिसअपियर, हल्के हल्के क्या होंगी, प्लाज्मा सेल की क्वांटिटी कम होने लगती है। बट फ्यू प्रेजेंट्स ऑफ मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल कुछ प्लाज्मा सेल्स होती है वो हमारे बोन मैरो में पहुँचकर ऐसे मेमोरी सेल्स का काम करती है, वो स्टोर हो जाती है इन द बोन मैरो। एंड फॉर ए सेकेंड टाइम इन्फेक्शन सेम एंटीजेंस, अगर सेकेंड टाइम इन्फेक्शन अगर सेम एंटीजन का होगा तो वही प्लाज्मा सेल बाद में दोबारा बाहर निकलाती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि वो वायरस का या बैक्टीरिया का या एंटीजन का इन्फेक्शन बॉडी में ना हो पाए। इसलिए वो जो मेमोरी सेल्स है वो मेमोराइज कर लेती है कि अगर किस तरह का कोई एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या है, हमें एंटीबॉडी डेवलप करनी है। तो दूसरी बार जब इन्फेक्शन होगा तो उसमें जो मेमोराइज सेल है हमारी प्लाज्मा मेमोराइज सेल जब बोन मैरो में प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट में आसानी से वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस पहले की कंडीशन दूसरी बार बहुत कम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के किसी को फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ हो तो उसके अगेंस्ट में क्या हो कि बॉडी में कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बनना शुरू हुई होगी। तो पहली बार जब एंटीबॉडी बनेगी उसमें थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो वायरस है या कोई एंटीजन वो नया है उसके अगेंस्ट में उसे मेमोराइज नहीं है, इसलिए वो उसके अगेंस्ट में एंटीजन बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए टाइम लेगी। अब जब उसको एक बार कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, अब वो ठीक हो गया, अब दोबारा कोरोना इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर क्या है, बोन मैरो में ऑलरेडी प्लाज्मा सेल जो है मेमोराइज मेमोरी, प्लाज्मा सेल में मेमोरी है कि किस टाइप के उसके एंटीबॉडी उसको जनरेट करनी है अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो अब दोबारा उससे इन्फेक्शन होगा तो मेमोरी सेल्स होंगी वो बहुत जल्दी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी और उस एंटीजेंस यानी वायरस को डिस्ट्रॉय न्यूट्रलाइज आसानी से कर देती है। तो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन जो होगा तो वो इतना सीवियर नहीं होगा जितना फर्स्ट टाइम होगा। तो फर्स्ट टाइम में वो एंटीबॉडी बनने में टाइम लगा और सेकेंड टाइम में एंटीबॉडी में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेमोराइज सेल्स बोन मैरो में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो बात होगी किसी हार्मोनल इम्यूनिटी की। अब बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन कंट्रोल करता है, टी लिम्फोसाइट, और हार्मोनल इम्यूनिटी कौन कंट्रोल करता है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट विच मैच्योर इन द थाइमस ग्लैंड्स बिफोर दे एंटर इनटू द सर्कुलेशन। ये भी क्या होगा, टी लिम्फोसाइट बनती कहाँ है, आपकी बोन मैरो में, उसके बाद कहाँ पहुँचेगी, थाइमस ग्लैंड में, वहाँ क्या होती है, मैच्योर होगी, और मैच्योर होने के बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। टी लिम्फोसाइट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट का कोई काम नहीं है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का, बट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। बट लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या करते हैं ये, सम टी लिम्फोसाइट जिसे टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, अपीयर टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्विचिंग ऑन द इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन एंटीजन इन्वेड। और टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, वो आपके बी लिम्फोसाइट्स के लिए एक एक्टिवेशन सिग्नल देती है कि बाहर से कोई एंटीजन आ गया है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दो। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक कंट्री है, देश है, तो देश के चारों तरफ क्या होती हैं, बॉर्डर पे क्या लगा होती है, बीएसएफ लगी होती है। तो बीएसएफ क्या करती है, बीएसएफ है या ड्रोन कैमरे हैं, वो ऑब्जर्व करती है कि बाहर से कोई आ तो नहीं रहा है, बाहर से कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं कर रहा है, टेररिस्ट हमारे कंट्री को अटैक कर देते हैं तो क्या है, वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है आर्मी के लिए, फिर आर्मी जाके उससे लड़ना शुरू कर लेती है। तो एक तरह से क्या है, बीएसएफ हमारी क्या है, टी लिम्फोसाइट्स हैं, और बी लिम्फोसाइट क्या है, हमारी बॉडी की आर्मी है। तो आर्मी क्या करेगी, उसको डिस्ट्रॉय से न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। और टी लिम्फोसाइट क्या है, उसको ऑब्जर्वेशन, उसको देखना, उसको हटाना, उसको सूचना, उसको इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करती है, टी लिम्फोसाइट करती है। तो टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल्स होती हैं, प्ले इंपॉर्टेंट इन स्विचिंग ऑन द इम्यून सिस्टम व्हेन एंटीजन इन्वेड, एंटीजन बॉडी में जब आएगा, वाइल द अदर स्विच ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन द बॉडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस है या पैथोजेंस हैं वो हमारे बॉडी से बाहर चले गए या उसके नहीं है, तो स्विचिंग ऑफ करने का काम करेगा, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी जनरेशन की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, और जो कि मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशंस होता है और पैसिव इम्यूनाइजेशन होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी समझना है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है। तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो लिखा है वो एक तरह से क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। अगर मैं रफ वर्डों में कहूँ, लोकल वर्डों में कहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना वायरस का ही है, कोविड-19 का ही है। अगर किसी को इन्फेक्शन कोविड-19 का हुआ और इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम होने के बाद में उसके अगेंस्ट, उसके बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, तो उस टाइप का उस मेमोरी उसके अगेंस्ट में उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, तो इस टाइप की जो इम्यूनाइजेशन होगा वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है कि हमने वायरस जैसा कुछ प्रोटीन या डेड वायरस या वायरस की टॉक्सिसिटी कम करके उसे इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर, तो इम्यूनिटी डेवलप हुई हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो यानी जो वैक्सीन से जो इम्यूनिटी गेन की जाती है
वो कौन सी में आएगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आती है। और जो वायरस या पैथोजेंस जो ऐसे एंटीजन हमारे बॉडी में पहुँचे, नेचुरल इन्फेक्शन जो होता है, तो उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज ए इंड्यूशन ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एंटीजन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में बहुत डेवलप होती है उस एंटीजन के अगेंस्ट में, जब वो एंटीजन उस बॉडी से एक्सपोज हो जाता है। एंटीबॉडी क्रिएटेड बाय द रेसिपिएंट एंड मे बी स्टोर्ड परमानेंटली। तो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी मेमोरी उसकी बॉडी में हमेशा परमानेंट स्टोर हो जाती है। अगर दोबारा इन्फेक्शन हुआ तो इस टाइप के एंटीजन आएंगे तो आसानी से उनको किल कर देती है उसकी एंटीबॉडी बनाकर। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज इंड्यूशन ऑफ इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग माइक्रोब इनटू द पर्सन बिफोर दे एबल टू टेक नेचुरली। यानी कि आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है कि इम्यूनिटी डेवलप की जा रही है जो उस माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन को इंजेक्ट करके उस पर्सन में, जब वो नेचुरली उससे इन्फेक्टेड हो उससे पहले, यानी नेचुरली उसे उस वायरस से इन्फेक्शन होने से पहले ही हम उस वायरस, उसके वायरस का कोई पार्ट या वायरस को, डेड वायरस उसकी बॉडी में इंजेक्ट करके जो इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, वो सब क्या है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जो आजकल वैक्सीन चल रही है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है कोविड-19 यूनिट्स में, वो सब क्या, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज माइक्रोब इज ट्रीटेड व्हेन हैव बीन रिटार्ड द वेरुलेंट। और ये जो माइक्रोब्स होता है जो बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ये ट्रीटेड होता है और इसके अंदर वेरुलेंट प्रॉपर्टी यानी पैथोजेनिसिटी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी ख़त्म कर दी जाती है। यानी कि वो वायरस ना ही हमारी बॉडी में डिवाइड हो सकता है और ना ही बॉडी में हमारे डिवाइड होने के साथ साथ वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पैथोजेनिसिटी है, जो डिसीज प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तब वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है तो उसमें कोरोना वायरस है, कुछ में क्या है mRNA पार्ट है, यानी कि उस वायरस का पार्ट है, कुछ में क्या है डेड वायरस, जैसे कोवैक्सीन में क्या है डेड वायरस है, कोविशील्ड में क्या है mRNA पार्ट है उस वायरस का। तो क्या है, एक में पार्ट ऑफ वायरस है और एक में क्या है डेड वायरस है, यानी दोनों ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बट उसके अगेंस्ट में क्या है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, if the patient then become infected, the antibody are quickly produced and are capable to rapidly destroy the infective organism or its toxin prevented disease। अब अगर उसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन दे दिया गया है, यानी कि वैक्सीन इंजेक्ट कर दी गई है, अब पेशेंट जब इन्फेक्टेड होगा उस एंटीजन से, यानी कोरोना वायरस या किसी से, जब उसे वैक्सीनेशन हो चुका है, तो उसके बॉडी में क्या है, बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी मेमोराइज बॉडी सेल हो चुकी है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो यानी कि एंटीबॉडी क्या क्विकली प्रोड्यूस होंगी और रैपिडली उस इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या उसके टॉक्सिन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और डिसीज़ प्रोड्यूस होने से रोक लिया जाएगा, प्रिवेंट द डिसीज़। इम्यून सिस्टम विल टेक अबाउट 2-3 वीक्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन द रिस्पॉन्स ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए लगभग अगर किसी को बॉडी में इन्फेक्शन, किसी के बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में उस बॉडी में एंटीबॉडी, पहली बार जब कोई किसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है, मेमोराइज नहीं है, पहली बार एंटीबॉडी बनेगी, तो उसमें लगभग 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगता है एंटीबॉडी बनने के लिए। अगर 2 से 3 हफ्ते के टाइम में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन कम होता है तो वो पेशेंट दोबारा रिकवर हो जाता है। वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाएगा तो रिकवरी के चांसेस कम रहेंगे, और अगर कम फैलता है तो एंटीबॉडी बनने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते एंटीबॉडी होने के उस इन्फेक्शन को आसानी से क्योर हो जाता है। एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन विल नॉट बी यूज टू ट्रीट द डिसीज। यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन एक तरह से इस डिसीज़ को क्योर करने के लिए, यानी किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है तो वैक्सीन हम दें तो वो सही नहीं हो सकता, बट उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यूज टू प्रिवेंट द डिसीज़। यानी जो लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उनका हम वैक्सीनेशन कर दें तो वो इस डिसीज़ से बच सकते हैं। तो ये तो ही एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा, इन दिस मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन द एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन इज इंजेक्टेड। इस मेथड में क्या हुआ, पैसिव इम्यूनाइजेशन में किया जाता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन हाँ, तो हम बात कर रहे थे पैसिव इम्यूनाइजेशन हमने देखा था। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या था कि इस मेथड में इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ होती हैं
वो आपकी डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं। इसमें एंटीजन नहीं दिए जाएंगे, इसमें क्या दी जाएगी, एंटीबॉडी दी जाएंगी, जो कि किसी मतलब इन दिस मेथड द एप्रोप्रिएट एंटीबॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन इज इंजेक्टेड। यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी डेवलप की गई किसी दूसरी बॉडी में, किसी हॉर्स में भी या किसी भी एनिमल में डेवलप की गई, वो एंटीबॉडी ही डायरेक्टली इंजेक्ट की जा रही है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी एंटीबॉडी को इंजेक्ट करना पैसिव इम्यूनाइजेशन और एंटीजन को इंजेक्ट करना एक्टिव इम्यूनाइजेशन। These antibodies are produced on large scale in the animal by injecting an antigens, either a vaccine, toxoid, until a high level of antibody were obtained. ये एंटीबॉडी बेसिकली जो होती हैं वो लार्ज स्केल में एनिमल्स में प्रोड्यूस की जाती हैं बाई द इंजेक्टिंग द एंटीजेंस। एंटीजन या वायरस को बैक्टीरिया को इंजेक्ट को साइड में कर दिया और वो एनिमल क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रहे हैं, और जब वो एंटीबॉडी का ये बहुत अच्छी अमाउंट में बन जाती है तब उसमें एंटीबॉडी को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं उस एनिमल के ब्लड से। अब वो एंटीबॉडी जब हम किसी पेशेंट को देंगे तो वो ऐसे क्या कहलाएगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है। नाउ डेज बाय यूजिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग प्रोसीजर्स कैन बी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बाय इन विट्रो मेथड। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग का ज़माना है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू और जीन क्लोनिंग के थ्रू आजकल क्या है, आज हम इन विट्रो मेथड से भी ये एंटीबॉडी का जनरेशन करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने लगे। पहले क्या होता था, एनिमल को इंजेक्ट किया जाता था, एनिमल्स में ही हम प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड ओनली टेम्पररी इम्यूनिटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इंड्यूस्ड बाई पैथोजन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन मेनली क्या करेगा, आपके टेम्पररी इम्यूनिटी देता है डिसीज़ को लड़ने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ के लिए, ना कि जो कि पैथोजन से इंड्यूस हुई है, ना कि प्रिवेंशन में काम करेगा। ओनली क्या करेगा, ये आपके ओनली डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, आपने सुना होगा कि कोविड-19 का जब इन्फेक्शन हुआ था तो लोग उसके प्लाज्मा थेरेपी कराते थे। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब कि जिसको इन्फेक्शन हुआ उसका प्लाज्मा लेते थे, यानी जिसको इन्फेक्शन हो चुका है उसके प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी है। तो यानी कि वो प्लाज्मा अगर उस दूसरे पेशेंट को चढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर क्या होंगे, ऑटोमेटिक एंटीबॉडी पहुंच जाएंगी। तो इस टाइप के जो प्लाज्मा थेरेपी जो हो रही थी, तो प्लाज्मा थेरेपी एक तरह से क्या थी, पैसिव इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस था। यानी कि जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है तो उसकी प्लाज्मा में क्या थी, एंटीबॉडी थी। उस प्लाज्मा को जिसको इन्फेक्शन हुआ है अभी और वो पहले से ठीक हो गया, उस जो पहले से ठीक हो चुका पेशेंट है उसकी प्लाज्मा को लिया और दूसरे को दे दिया, तो क्या हुआ, वो एंटीबॉडी जो उसकी बॉडी में पहले से बनी हुई थी अब वो दूसरे पेशेंट को दे दी गई है एंटीबॉडी। तो ये प्रोसेस क्या थी, पैसिव इम्यूनाइजेशन। यानी प्लाज्मा थेरेपी जो चल रही थी कोविड-19 प्रोसेस में, वो एक पार्ट किसका था, पैसिव इम्यूनाइजेशन का था। पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड ओनली टेम्पररी इम्यूनिटी, रह चुका मैं आपको। अब आते हैं वैक्सीन सीरा के पास में। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो वैक्सीन सीरा क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि हमारी इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस को रेनफोर्स करते हैं, बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं अगेंस्ट द वेरियस फॉरेन एजेंसी यानी फॉरेन एंटीजेंस, जैसे कि इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन है, उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ये बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, वैक्सीन और सीरा। तो वैक्सीन क्या है, वैक्सीन का पार्ट मेनली क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वैक्सीन क्या करता है, एक्ट ऐसे एंटीजेंस विच इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाय रिसिपिएंट हिमसेल्फ। यानी कि वैक्सीन एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है। और वैक्सीन में क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, और वो एंटीजन जो होंगे वो आपकी किसी की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिसकी जो रिसिपेंट होगा इंट्रोड्यूस होने की वजह से रिसिपेंट की बॉडी में क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। एंटी सीरा या इम्यूनोग्लोबिन जो है वो सीरा वाला पार्ट है, वो क्या है, एक पैसिव इम्यूनाइजेशन पार्ट है। इसमें क्या है, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी किसी पर्सन में इंजेक्ट कर दी जाती हैं। जो रेडीमेड एंटीबॉडी बेसिकली किसी प्रोड्यूस बाय अनदर पर्सन से प्रोड्यूस हुई हो या एनिमल से प्रोड्यूस हुई हो, विच हु हैज़ बीन एक्टिव इम्यूनाइज हुआ, तो उसकी बॉडी से हमने एंटीबॉडी ली और उसको जिस दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस टाइप की प्रोसेस जो होगी वो एंटी सीरा या इम्यूनोग्लोबिन इम्पार्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस की जाती है। यानी वैक्सीन एक तरह से क्या है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, और सीरा या एंटी सीरा जो पार्ट है वो क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन ये मोर एफिशिएंट एंड लॉन्गर लास्टिंग देन ए पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या है, हम एक बार इम्यूनिटी अगर डेवलप हो गई एक्टिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू, तो उसमें क्या है, हमेशा उसकी बॉडी में मेमोराइज रहेंगी और जब भी इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी दोबारा बन सकती है। जबकि आपके पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या डायरेक्टली एंटीबॉडी दे रही हैं तो एंटीबॉडी दोबारा नहीं बन पाएंगी, यानी प्रिवेंशन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रिवेंशन के लिए अच्छा है, बट फार्मर नीड ए लेट टेन पीरियड फॉर वन ऑफ मैनी वीक्स एंड देयर द
लेटर फॉर द इमीडिएट प्रोटेक्शन, यानी कि जो फॉर्मल यानी कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन है वो आपका कुछ टाइम लेता है, 1 2 या 2 से 3 हफ्ते लेता है एंटीबॉडी डेवलप होने में, जबकि आपका जो पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है वो इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेशेंट के लिए। एंटीसीरा आर देयरफॉर ए क्यूरेटिव आल्सो एंड बेयर द वैक्सीन आर ओनली प्रोफिलैक्टिक, यानी कि एंटीसीरा एक तरह से क्या है, किसी डिसीज़ कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्योर करने में यूज़फुल हो सकते हैं, और जितने वैक्सीन है वो प्रोफाइलेटिकली यूज़ होते हैं, यानी कि वो किसी भी इन्फेक्शन को बचाव या प्रिवेंशन के लिए यूज़फुल हो सकता है। अब आते हैं वैक्सीन के पास में। तो वैक्सीन क्या है, एंटीजेंस मटेरियल्स होता है वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन के अंदर क्या होगा, एंटीजेनिक मटेरियल होगा कंसिस्टिंग ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, ये भी हो सकता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म हो, पूरा वायरस हो, पूरा बैक्टीरिया हो, या फिर ऑन और वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, या उसका कोई प्रोडक्ट या कोई पार्ट भी हो सकता है। तो वैक्सीन बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। एक होती है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरी होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, तीसरी होती है टॉक्साइड्स। किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होंगी, कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, कंसिस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाई हीट और केमिकल्स, यानी इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसे किल कर दिया जाता है बाई हीटिंग या किसी केमिकल के थ्रू। दे नेचुरली रिक्वायर टू गिवन बाई ए सीरीज ऑफ इंजेक्शन फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशंस, और ये क्या होते हैं, इसको हमें एक बार नहीं, जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, किल्ड वायरस या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस वैक्सीन के अंदर होता है उसे एक बार नहीं, उसको 2 या 3 बार उसकी डोज देनी पड़ती है, यानी बूस्टर डोज उसको देनी पड़ेगी। यानी जनरली रिक्वायर्ड टू गिवन ए सीरीज ऑफ इंजेक्शन फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशंस एंड द इम्यूनिटी रिलेटेड टू ये शॉर्ट लास्टिंग। तो इम्यूनिटी क्या होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और बूस्टर डोज में रिक्वायर्ड होती है, यानी एक डोज के बाद दूसरी डोज या तीसरी डोज जरूरत होती है जब वैक्सीन आपकी कैसी हो, किल्ड या इनएक्टिवेटेड टाइप की वायरस की वैक्सीन हो या बैक्टीरिया वैक्सीन हो। तो इम्यूनिटी रिलेटेड टू शॉर्ट लास्टिंग है, और बूस्टर डोज आर मोस्टली नीडेड एट इंटरवल ऑफ मंथ और ईयर्स, कुछ महीने बाद में, कुछ ईयर बाद में एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जिसमें वैक्सीन किल कर दिया है किसी केमिकल या फिर हीट से, उस वैक्सीन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इंजेक्ट कर रहे हैं किसी के बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, वो कैसी वैक्सीन कहलाएगी, किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहलाएगी। इस वैक्सीन के अंदर ये दिक्कत होती है कि ये कुछ टाइम के लिए ही इम्यूनिटी डेवलप कर पाएगी, और अगर हमें लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी या अच्छे से इम्यूनिटी दोबारा डेवलप करनी है तो हमें कुछ मंथ बाद दोबारा बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो मेमोराइज इम्यूनिटी तक पहुँच जाए। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें क्या रहेगा, कंसिस्ट ऑफ लाइव बैक्टीरिया वायरस विच हैव बीन रिटार्ड विरुलेंट, यानी इस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होगा, जो वैक्सीन के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो क्या है, लाइव है, उसे मारते नहीं है, लेकिन उसकी जो वेरुलेंट प्रॉपर्टी है, यानी जो पैथोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है, जो डिसीज़ का इंड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करते थे, ख़त्म कर देते हैं, यानी उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर दिया। अब वो ओनली क्या है, सिंपल वायरस रह गया, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एस टाइप का लाइव है लेकिन नुकसान ना पहुंचाए, एस टाइप के वायरस को इंजेक्ट किया जाएगा तो वो टाइप का क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहलाती है। देयर नेदरलेस ग्रो मल्टीप्लाई इन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड टू लिमिटेड एक्शंस, ये हमारे बॉडी में ग्रो भी करेगा और कुछ टाइम तक मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में मल्टीपल करेगा और हमें नुकसान नहीं करता है। लाइव वैक्सीन यूजली प्रोड्यूस लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, इसलिए क्या है, लाइव वैक्सीन जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारी इम्यूनिटी पड़ती है, इसकी एक डोज सफिशिएंट होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की। लेकिन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, कभी कभी हार्मफुल ऐसी हो जाती है, हो सकता है कोई वायरस या बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी या टॉक्सिसिटी को ख़त्म नहीं कर पाए और वो क्या एक्टिव हो, तो क्या करेगी, उसको इन्फेक्टेड ज़्यादा कर देगी, तो उसमें उसकी डेथ भी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स आर मॉडिफाइड बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन दैट आर टॉक्सिसिटी इज लॉस्ट बट एंटीजेनिसिटी इज रिटेन, यानी कि टॉक्साइड जो क्या है, एक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो टॉक्सिन है। अब वो टॉक्सिन तो हैं, वो प्रोडक्ट तो हैं, बट उसके अंदर से क्या है, पैथोजेनिसिटी या टॉक्सिसिटी जो प्रोड्यूस करने की पावर होती है उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, टॉक्सिसिटी इज लॉस्ट। बस उसके अंदर क्या रहेगी, वो प्रॉपर्टी रहेगी कि उसके इसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, यानी कि वट एंटीजेनिसिटी रिटेन, एंटीजेनिसिटी रिटेन करते हैं जिसकी वजह से क्या है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन सकती है। यानी कि वैक्सीन क्या होंगी, 3 टाइप की हो सकती हैं, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरा आपकी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, और लास्ट इज द टॉक्साइड्स। कंट्राइंडिकेशन क्या है कि वैक्सीन को किसको नहीं देना है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद वैक्सीन
may fall to take during the corticosteroid immunosuppression medication should be avoided। यानी कि अगर कोई पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में बहुत लॉन्ग टाइम से है या फिर इम्यूनोसप्रेशन वो ले रहा है, तो उस कंडीशन में उसको अवॉइड कर, उसको हम वैक्सीन ना दें, क्योंकि वैक्सीन देने का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसकी एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग होती हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी। तो यानी कि कोई पेशेंट अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी या इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी पे है, इम्यूनोसप्रेशन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे, तो उसको वैक्सीन को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा वैक्सीन शुड बी डिवार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्यूट स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोई एक स्पेशली टाइप का कोई इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसको अवॉइड किया जाता है। जैसे स्पेशली रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको लिए वैक्सीन अवॉइड की जाती है और प्रेगनेंसी के टाइम भी अवॉइड की जाती है। तो ये मेनली 3 कंट्रा इंडिकेशंस हो गए। इस कंडीशन में नहीं देना है, या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी हो तब भी नहीं देंगे, और इन्फेक्शन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन भी नहीं देंगे। ये आपके वैक्सीन के टाइप्स हैं। किल्ड, ये आपकी किल्ड इनएक्टिवेट वैक्सीन है, ये लाइव एटेन्यूएंट वैक्सीन हैं, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ बताने वाला नहीं है। ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन हो गई, ये वायरस वाली वैक्सीन हो गई, ये टॉक्साइड्स हो गए, और ये आपके कंबाइंड वैक्सीन होगी, ठीक है। इसके अलावा रूटीन इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है इन्फेंट्स बच्चों के लिए, जैसे बर्थ के टाइम में क्या BCG वैक्सीन देती हैं, और OPV यानी ओरल पोलियोवायरस वैक्सीन फर्स्ट डोज दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है विदिन 12 to 24 आवर बाद। फिर 6 वीक बाद में जब बच्चा जन्म ले जाता है, उसके 6 हफ्ते बाद में DPT देते हैं। DPT क्या है? DPT आपकी ट्रिपलेट एंटीजन होती है, जिसके अंदर टेटनस, डिप्थीरिया और पेट्रोटियस वैक्सीन तीनों ही वायरस के वैक्सीन होती हैं। यानी कि DPT इज़ अ वैक्सीन ऑफ टेटनस, डिप्थीरिया एंड पेट्रियोसिस एक कफिंग प्रॉब्लम होती है, तीनों की अगेंस्ट की वैक्सीन होती है। तो DPT वैक्सीन 6 मंथ में देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाएगी, उसकी सेकंड डोज, और हेपेटाइटिस बी दी जाती है। फिर एट 10 और 12 to 14 वीक्स में DPT और ओरल OPV यानी ओरल पोलियो वायरस देते हैं। फिर 6 मंथ में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता है। फिर 9 मंथ में मैलेसिस का वैक्सीन लगता है। 15 से 18 मंथ के बीच में DPT की बूस्टर डोज लगेगी, MMR की बूस्टर डोज लगेगी, ओरल पोलियो वायरस की भी डोज लगती है। MMR मतलब क्या है? MMR मतलब मिलियसिस, मम्स और रूबेला वायरस की वैक्सीन होती है। मिलियसिस, मम्स, रूबेला वायरस वैक्सीन। इसके बाद 4 से 5 साल का जब बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, तब DTDA मतलब क्या है? डबल एंटीजेंस होते हैं, जिसमें कि आपके टॉक्साइड होते हैं, किसके? टिटनस के और डिप्थीरिया के, ठीक है। इसके अलावा OPV या ओरल पोलियो वायरस दी जाता है, बूस्टर डोज दी जाती है, और टाइफाइड दी जाता है, टाइफाइड की 2 डोज दी जाती है। फिर 10 ईयर में है TT का इंजेक्शन, टिटनस का इंजेक्शन लगता है, और फिर 16 ईयर में। इसलिए है प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में 16 से 24 वीक के अंदर एक TT का इंजेक्शन लगता है, जिसे फर्स्ट डोज बोलते हैं, और उसके बाद 24 से 34 के वीक में एक TT का इंजेक्शन लगता है, सेकंड डोज बोलते हैं। तो ये तो आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में एंड प्रेगनेंसी वेरिएंट में, ठीक है। और ये आपके कुछ BCG वैक्सीन है, वो आपका किस का होता है? तो वो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। और BCG वैसे भी हमारी इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी, ठीक है। अब आते हैं एंटी सीरा या इम्यूनोग्लोबिन। एंटी सीरा बताया था, एंटी सीरा प्यूरिफाइड कंसंट्रेटेड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सीरम ऑफ हॉर्स एंड एक्टिवली इम्यूनाइज अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन। यानी एंटी सीरा क्या है? इसमें जो हॉर्स से सीरा ले लिया जाएगा, सीरम ले लिया जाएगा, यानी प्लाज्मा, यानी कि वही सीरम पोर्शन ले लिया जाता है, और सीरम में क्या होता है? स्पेसिफाइड एंटीजन होती हैं, तो उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में, तो वो क्या है? एंटी सीरम में क्या एंटीबॉडी है, तो प्यूरिफाइड प्रिपरेशन ऑफ सीरम है, जिसमें एंटीबॉडी होंगी, और एक्टिवली इम्यूनाइज अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है। इमीडिएट टाइप ऑफ एलर्जी रिएक्शन एंटी सीरा किसी पेशेंट को देते हैं, तो इमीडिएट टाइप ऑफ एंटीजन रिएक्शन होती है, अर्टिकेरिया है, एंजियोडेमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एनाफिलैक्सिस रिएक्शन से अक्सर एंटी सीरम के साथ में हो जाती हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे की बॉडी से निकाली गई होती हैं, और हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती है, लगता है कि वो बाहर से कोई आया हुआ मटेरियल है। इसी वजह से क्या है? बहुत सारी एलर्जी रिएक्शन इंड्यूस हो जाती हैं। जबकि इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स आर सेपरेटेड ह्यूमन गामा ग्लोबिन्स विच आर कैरिड बाई एंटीबॉडी। और किसी ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, और वो एंटीबॉडी अगर सेपरेट की हुई हो, उसे इम्यूनोग्लोबिन कहेंगे। और इफ दीज में बी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक अगेंस्ट द पर्टिकुलर एंटीजेंस। और जब ये किसी पेशेंट में इंजेक्ट किए जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा एलर्जिक इंड्यूस नहीं होती। इम्यूनोग्लोबिन की वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा एलर्जिक इंड्यूस नहीं होती। दे आर द मोर इफिशियस एंड दे करस्पॉन्डिंग द एंटी सीरा, बहुत ज़्यादा इफिशियंसी ज़्यादा होती है, और हेपेटाइटिस रिएक्शन के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं।
इम्यूनोग्लोबिन के साथ में, जबकि एंटीसीरा के साथ में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, कुछ एंटीसीरा हैं जो हमारे हॉर्स से ऑब्टेन होती है। टिटनस का है, गैस गैंग्रीन टॉक्सिन है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है, और एंटी रेबीज है, और एंटी स्नेक्स वीनम पॉलीवेलेंट है। ये आपके हॉर्स में ऑब्टेन किया जाता है, एंटी वीनम जैसे बोलते हैं, वो लास्ट वाला है एंटी स्नेक वीनम। इस तरह इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन है, जो ह्यूमन के अंदर एंटीबॉडी जनरेट की जाती है। नॉर्मल ह्यूमन गाबा प्रोटीन है, एंटी इम्यूनोग्लोबिन है, टिटनस का है, रेबीज का, हेपेटाइटिस बी का है। ये आप ये वाला पोर्शन आपके याद करने का, ये वाला, और ये खासकर ये वाला, तो ये चीज़ें आप देख लेना। ओरल पूरे ये वैक्सीनेशन का प्रोड शेड्यूल और ये एंटीसीरा इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है वैक्सीन एंड सीरम। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो से शेयर करने पर इसको यूज़फुल हो सकता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरीके की वीडियो आप कंटिन्यू मिलते रहेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।